तो हमने अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के, रेट ऑफ अपीयरेंस के बहुत सारे सवाल किए हैं। एक और सवाल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है एक्स ए जो है वो वाई बी बना रहा है, फाइंड एक्स अपॉन वाई, पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और आपको एक इक्वेशन गिवन है जो लॉग के टर्म में गिवन है। क्या है? 0.48 है प्लस लॉग माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 0.7 प्लस लॉग डी बी बाई डी टी। अगर आपको लॉग की वैल्यूज़ याद नहीं है तो आप इसके लिए लॉग के टेबल को रेफ़र करो। मैं आपको बताती हूँ लॉग की वैल्यूज़ जो है, आप एक बार लिख लो तो आपके जो चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको लॉग का टेबल दिखाती हूँ। तो हमारे पास ये क्या हो गया, log 1 जो होती है वो 0 होती है, log 2 जो होती है वो 0.3 होती है, log 3 जो होती है वो 0.48 के बराबर होती है, log 4 जो होती है 0.6 होती है, log 5 0.7 होती है। ठीक है, फिर log 6 जो होती है 0.78 होती है, log 7 जो होती है 0.84 होती है। आपने देखा होगा log 3 हमारे पास क्या थी, 0.48, और log 7 क्या है, 0.84। मतलब इसको आपने उल्टा कर दिया, तो log 3 और log 7 आपने याद कर लिया कि आपस में ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर log 8 हमारे पास 0.9 होता है, log 9 हमारे पास 0.96 या 95 होती है, और log 10 हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक दो बार रेफ़र करोगे तो आपको इनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आता है हमारे पास कुछ लॉग के टर्म्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है लॉग ए इंटू बी। आप सभी जानते होंगे अगर जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो वो क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। लॉग ए अपॉन बी जो हमारे पास होगी वो क्या हो जाएगी, लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगी। लॉग 10 की पावर एक्स क्या होती है, विल बी एक्स। ठीक है, तो आपने ये जो बेसिक चीज़ें देख ली, अभी और भी होते हैं आपने देखा होगा उसको, लेकिन अभी हमारे पास इतने ही काम आने वाले हैं। अगर जो भी क्वेश्चंस में काम आएंगे वो इतने ही काम आने वाले हैं। बाकी हम जो होंगे, जितने भी और होंगे, उसको हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। तो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि 0.48 की वैल्यू क्या होती है, 0.48 log 3 के बराबर हो गया, और हमने इसको लिखा log माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। 0.7 हमारे पास log 5 होती है प्लस log डी बी बाई डी टी। ठीक है, अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन को जो हमने यहाँ से रिफॉर्म करके ये बनाया है, पहले हमने इसको रिफॉर्म करके ये बना लिया है अपनी सहूलियत के लिए कि जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो लॉग के फॉर्म में आ जाए। अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन को रेट ऑफ रिएक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने देखा इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, एक्स ए जो है वो फॉर्म कर रहा है वाई बी। ठीक है, तो हमने इसका लिखा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, 1/x माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। इस इक्वेशन के लिए लिखेंगे इक्वल्स टू 1/y डी बी बाई डी टी हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, उसको रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर करना होता है। तो हमारा जो सवाल होगा वो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं, लॉग ये 3 और लॉग ये है, तो लॉग ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो लॉग ए प्लस बी क्या होती है, लॉग ए इंटू बी होती है। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होती है, लॉग ए इंटू बी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ हमारे पास अप्लीकेबल है, लॉग ए प्लस लॉग बी होती है, लॉग ए इंटू बी हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, लिखेंगे लॉग ए इंटू बी के फॉर्म में। तो ए हमारे पास 3 हो गया और बी हमारे पास क्या हो गया, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी हो गया। ठीक है, और हम लोग इसको लिखेंगे लॉग ए इंटू बी के फॉर्म में। तो लॉग हमारे पास बाहर हो जाएगा, ए हमारे पास क्या है 5 है, बी क्या है डी बी बाई डी टी है। ठीक है, हमने इसको किसके फॉर्म में लिख लिया, लॉग ए प्लस लॉग बी को लॉग ए इंटू लॉग बी के फॉर्म में लिख लिया है। अब आपने देखा ये लॉग और ये लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, वी विल हैव 3 माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी आ रही है, और यहाँ पर आ रही है 5
dB/dt। हम यही चाह रहे थे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हमें रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लेके आनी होती है। ठीक है, अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/5 माइनस ऑफ dA/dt हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3 यहाँ पर dB/dt हो गया। और अब ये जो इक्वेशन आई ये हमारे पास सेम एज किसकी आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/x जो हमारे पास है 1/5 के बराबर हो गया। अगर हम लोग इस और इस रिएक्शन को आपस में कंपेयर करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को, तो हमारे पास क्या आती है, 1/x हमारे पास किसके बराबर हो गई, 1/5 के बराबर हो गई, और 1/3 जो हमारे पास हो गई 1/y के बराबर हो गई। तो x हमारे पास हो गया 5 और y हमारे पास क्या हो गई 3। और हमसे सवाल में पूछा है x रेशियो y, तो x रेशियो y कितनी होती है, 5:3। ठीक है, क्लियर है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आंसर को भी लिख लो। हमने सिंपली क्या किया, हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज किया कि ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन के बराबर हो जाए, जिससे हमारा जो कंपैरिजन हो वो इजीली हो जाए। तो हमने उसको इस वाले इक्वेशन को रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में रिफॉर्म करने की कोशिश की स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, अभी तक हमने देख लिया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होती है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, इफेक्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें हमारे पास पहला आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई भी जनरल इक्वेशन ले लिया, ए प्लस बी फॉर्मिंग सी एंड डी। तो यहाँ पर जो रेट होती है वो किसके प्रपोर्शनल होती है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रपोर्शनल होती है, रेज टू द पावर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री। जो रेट हमारे पास होती है किसके प्रपोर्शनल होती है, रिएक्टेंट जो हमारे पास है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के प्रपोर्शनल होती है, और रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो रेट हमारे पास क्या आ गया, रेट आ गया के इनटू ए की पावर ए हो गया, बी की पावर बी हो गया। ठीक है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये हर रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं था, ये केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं उस पर एप्लीकेबल था। ठीक है, सभी रिएक्शन इसको फॉलो नहीं करते हैं, कुछ केसेस में ये फॉलो करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस में करते हैं, कुछ केसेस में नहीं करते हैं। क्योंकि ये हमारा जो था ये फेल हो गया, तो ठीक है ये फेल हो गया, तो इस वजह से हम लोग इसको हमेशा सही नहीं मानते हैं। ये केवल और केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही सही होता है। तो हम लोग सही किसको मानते हैं, हम लोग मानते हैं सही रेट लॉ को। जो रेट लॉ होता है ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर और एक्सपोनेंट विच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। यहाँ पर जो रेज पावर में आएगी वो स्टोइकियोमेट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने वही एलिमेंट्री रिएक्शन लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेट हमारे पास होगी इज प्रपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ए रेज टू पावर बी हो जाएगा, और जो बी होगा रेज टू पावर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारे पास क्या आती है, रेट कांस्टेंट आती है विच इज इक्वल्स टू के होती है, ए की पावर पी और बी की पावर क्यू होती है। अब इस जो ये रिएक्शन निकल के आया, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ, या फिर रेट इक्वेशन बोलते हैं, या फिर रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आप याद रखो जब भी ये जो आप जिस रेट की बात कर रहे हो ये इंस्टेंटेनियस होता है, ये एवरेज रेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो रेट लॉ से हमारे पास जो रेट आती है वो इंस्टेंटेनियस रेट को बताती है। और इस इक्वेशन को आप क्या बोल रहे हो, रेट लॉ बोलते हो, या फिर रेट इक्वेशन बोलते हो, या फिर रेट एक्सप्रेशन बोलते हो। तो हमारे पास जो आपने ए की पावर रेज की थी पी, तो पी हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कहलाता है। जो क्यू हमारे पास थी वो क्या कहलाती है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी कहलाती है।
और P प्लस Q का आपने सम कर दिया तो वो हम लोग उसको N बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन की ओवरऑल ऑर्डर हो जाती है हमारा, उसको हम लोग जब ऐड कर लेते हैं। तो जो P और Q है, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ज़रूरी नहीं है जो P और Q है वो स्टोइकियोमेट्रिक के बराबर वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जो वैल्यू हमारे पास होती है P और Q की, और P और Q को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो जो वैल्यू हमारे पास होती है P और Q की या फिर ऑर्डर की, ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ठीक है। अब हमने देखा जो कि हमारे पास आई थी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, इसको बहुत बार वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर इसको स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं। नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल में रेट कांस्टेंट ना बोल के वो वेलोसिटी कांस्टेंट में भी सवाल दे सकता है। ठीक है, और स्पेसिफिक रेट भी बोल सकता है। तो आपको याद रखना है रेट कांस्टेंट के क्या क्या नाम होते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रेट रिएक्शन भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की हमारे पास यूनिटी हो गई, मतलब 1 हो गई, तो ये जो रेट कांस्टेंट हमारे पास होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा आर इक्वल्स टू के हो गया ए की पावर पी और बी की पावर क्यू। अगर आपने ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मान लिया, यूनिटी मान लिया, तो आर हमारे पास के बराबर हो गई। इसका मतलब रेट कांस्टेंट क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन होती है एट यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो रेट कांस्टेंट होती है डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, कभी भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, बट ये डिपेंड 3 चीज़ों पे करती है, ऑन टेम्परेचर, नेचर एंड कैटलिस्ट। तो आप इसको याद कर सकते हो कार्टून नेटवर्क टेलीविजन से। सी से हमारे पास हो गया कैटलिस्ट, एन से हमारे पास हो गया नेचर और टी से हमारे पास हो गया टेम्परेचर। तो ये डिपेंड करती है कार्टून नेटवर्क टेलीविजन पे। ठीक है, ये आर्हीनियस इक्वेशन में कि ये जो डिपेंडेंस होता है वो कैसे हो रही है, नेचर पे कैसे है, टेम्परेचर पे कैसे है, कैटलिस्ट पे कैसे, आगे इस चैप्टर में हमें मिलेगा वो। फिर हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ के क्या होती है। हमने देखा आर इक्वल्स टू के, ए की ए रेज टू पावर एन हमारे पास होती है। एन होती क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे के को इक्वल्स टू आर अपॉन ए की पावर एन हो गया। ए हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसकी पावर एन बताई गई है यहाँ पर किसी भी अकॉर्डिंग्स में। और आर हमारे पास क्या होता है, रेट। रेट का आपको पता है यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या बोला, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। कॉन्सेंट्रेशन में आप मोलैरिटी को समझ लो। ठीक है, तो आपने बोला मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होती है। तो आपने बोल दिया मोल पर लीटर होती है, तो यहाँ पर हो गया मोल पर लीटर। पावर होगी हमारे पास यहाँ पर एन हो जाती है। ठीक है, अब इसको आपने डिवाइड किया, तो क्या निकल के आता है, के निकल के आती है मोल अपॉन लीटर। 1 माइनस एन हो गया, क्योंकि ये ऊपर आएगा हमारे पास, ये टर्म हमारे पास मोल पर लीटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमारे पास पावर 1 है, यहाँ पर हमारे पास एन है, ये ऊपर आएगा तो इट विल बी सब्सट्रैक्टेड। तो हमारे पास क्या हो गया, मोल पर लीटर 1 माइनस एन हो गया, और पर सेकेंड यहाँ पर केवल था। तो हमारे पास क्या हो गया, वी हैव मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन थी और पर सेकेंड हमारे पास हो गई। ये हमारे पास क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ के हो गया। कि हमारे पास क्या होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारे पास हो गई। आपको ये याद रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, और ये हो गया सेकेंड इनवर्स। अगर गैस की बात हो रही होगी तो गैस में हमारे पास इन द प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आप क्या कर लोगे, उसको एटीएम पुट कर दोगे। तो एटीएम की पावर होगी 1 माइनस एन और पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात होती है, तो अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन होती है और पर सेकेंड। अगर ऑर्डर आपका पास क्या है, ज़ीरो है, मतलब एन की वैल्यू क्या हमारे पास हो गई, ज़ीरो हो गई। तो आपने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस ज़ीरो पर सेकेंड।
मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, तो क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। तो आपने देखा कि फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रेट होती है जिसे हम लोग आर बोलते हैं, और जो रेट कांस्टेंट होती है जिसे हम लोग के से लिखते हैं, दोनों सेम होते हैं, क्योंकि रेट हमारे पास क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। और यहाँ पर अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, के की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड ही आती है। ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, के आपने क्या करा, आपने के लिखा कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन और पर सेकेंड। फर्स्ट के प्लेस में आपने एन के प्लेस में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो 1 से 1 हमारे पास हो गया 0। तो इसका मतलब ये टर्म जो पूरा हमारे पास हो गया डिसअपेयर कर गया, तो वी हैव ओनली रिमेनिंग पर सेकेंड। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड थी, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या आ रही है, यूनिट पर सेकेंड आ रही है, किसकी, रेट कांस्टेंट की। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हमारे पास होगी, आपने देखा कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन होती है पर सेकेंड। यहाँ पर आप 2 रखोगे तो आपकी क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1 हो जाती है और पर सेकेंड, या फिर आप इसको बोलते हैं सेकेंड इनवर्स। तो हमारे पास क्या हो गया, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। अभी तक आपके पास यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मोल का ही इन्वर्स हो गया, क्योंकि पावर हमारे पास क्या हो गया, 1 - 2 - 1 के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो गया, मोल इनवर्स लीटर हो गया पर सेकेंड। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो आपके ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होती है, के की, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होती है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारे पास यूनिट क्या होती है, आपको हमेशा याद रखना होता है। क्योंकि बहुत बार सवाल में वो आपको ऑर्डर ना दे के यूनिट दे देगा, और आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, या ये ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, या फिर ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जिसको आप के बोलते हो इज़ अ हिंट ऑफ ऑर्डर। यूनिट जो हमारे पास होती है वो क्या है, हिंट है ऑर्डर के लिए, ऑर्डर की हिंट होती है। अब ये एक सवाल भी करते हैं अब। ठीक है। यहाँ पर सवाल में दे रखा है, इफ़ यूनिट ऑफ के जो है मोल की पावर -1/n हो गए, एल की पावर 1/2 है, और यहाँ पर सेकेंड है, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है सवाल में, मोल अपॉन लीटर की पावर 1/2, और ये पर सेकेंड हो गया। तो मोल की हमारे पास पावर कितनी हो गई, 1/2 हो गई, सॉरी माइनस साइन वी हैव टू पुट, -1/2 होगी, और लीटर की हमारे पास कितनी होगी, 1/2 होगी, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो इट विल हैव द पॉजिटिव साइन। और आप जानते हो के की हमारे पास क्या होती है, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। ठीक है। तो आपको इन दोनों का आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप कंपेयर करोगे तो क्या निकल के आता है, ये टर्म तो आपका सेम हो गया और ये टर्म भी सेम हो गया। तो 1 - n जो हमारे पास है किसके बराबर होती है, -1/n के बराबर होती है। तो यहाँ से निकल के आता है n हमारे पास क्या हो गई, 3/2 हो गई। ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है के का हमारे पास यूनिट क्या होती है, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n होती है पर सेकेंड। इसको आपको इससे सिर्फ कंपेयर कर देना जो आपको सवाल में दे रखा है। ठीक है। नोट कर लो आप लोग इसे। अब हम लोग आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, इट इज़ सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ। जो आपने रेट लॉ का इक्वेशन लिखा था उसमें जो भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है उसको आपको सम करना होता है। कॉन्सेंट्रेशन की पावर मतलब जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर यू हैव टू पुट द पावर। तो हमारे पास ये पी और क्यू जो हमारे पास होती है इनका सम कर देंगे तो वी विल गेट द ऑर्डर। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होती है, इट इज़ सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके मान लो लिखा हुआ R = के, ए की पावर 2 है और बी की पावर 3 है।
तो इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, ए की पावर कितनी है 2, तो आप 2 को करोगे, और बी की पावर कितनी है 3, तो आप इसको सम कर दोगे, तो हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, सिंपली आपको सम करना है। हाँ, अगर मान लो इस तरह भी लिखा हुआ है, आपको इसके फॉर्म में लिखा हुआ है रेट इक्वल्स टू के, और ए की पावर 2 है और बी की पावर 3 है, तो यहाँ से आप इसको नहीं कि ए की पावर 2 है बी की पावर 3 को सम कर दोगे, नहीं, जो यहाँ पर आपको सबको क्या लेके आना है, आपको सबको ऊपर लेके आना होता है, आपको सबको न्यूमरेटर में लेके आना होगा। तो आप इसको जब ऊपर लेके आओगे, आपको रेट लॉ के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो क्या होती है आर इक्वल्स टू के, ए की पावर 2 हो जाएगी और बी की पावर -3 हो जाएगी। अब आप इनका सम करोगे तो क्या होगा, 2 - 3 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। हाँ, जब भी आपको यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर, आपको सारे टर्म्स को न्यूमरेटर में लेके आने होते हैं। ठीक है, और फिर आप उसको ऐड करोगे साइन के साथ में, क्योंकि ऑर्डर जो हमारे पास होती है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, और वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है। और जो ऑर्डर हमारे पास होती है, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू सम ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कभी कभी क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो ऑर्डर हमारे पास होती है वही स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है। बट अगर आप लोग मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में आओगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो वहाँ पर ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसलिए बोलते हैं इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू सम ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सम के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जब भी आपसे वो ऑर्डर पूछेगा तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी पावर होती है रिएक्टेंट की या फिर रिएक्टेंट की, उसको आप सम कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म मॉलिकुलैरिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। मॉलिकुलैरिटी होती क्या है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है और आपके पास 5 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन आपस में कर रहे होते हैं, तो मॉलिकुलैरिटी क्या होती है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट बताती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही होती है। अगर आपने मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर दी, तो वहाँ पर ये टर्म जो है मॉलिकुलैरिटी का अप्लीकेबल नहीं होता है। इट कैन नेवर बी ज़ीरो। मॉलिकुलैरिटी ज़ीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर ज़ीरो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो क्या ही बनेगा, कुछ ना कुछ को तो मॉलिक्यूल्स का आपस में रिएक्शन करना पड़ेगा। तो इट कांट बी ज़ीरो, इट कांट बी फ्रैक्शनल, इट कांट बी नेगेटिव। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ऑर्डर जो होती है और मॉलिकुलैरिटी हमारे पास जो होती है वो सेम होती है। तो ये क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो आपने ऑर्डर पढ़ा है, जो सम से निकल के आती है पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के, और मॉलिकुलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होती है। ये सेम होते हैं किसमें, इन सिंगल स्टेप रिएक्शंस में। जो कोई भी रेट होती है केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, अगर आप लोग बात कर रहे हो केमिकल रिएक्शन के रेट की, तो वो इंडिपेंडेंट होता है मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। रेट कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं करता है। और जो मॉलिकुलैरिटी होती है आरडीएस की, इज कंसीडर्ड द ओवरऑल मॉलिकुलैरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको सवाल में जानोगे। जो मॉलिकुलैरिटी होती है आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास होते हैं तो उसमें एक रिएक्शन का स्टेप हमारे पास जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी या फिर क्या बनेगा। ठीक है, तो जो मॉलिकुलैरिटी होती है आरडीएस की, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की, इज कंसीडर्ड द ओवरऑल मॉलिकुलैरिटी। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन कितना मॉलिकुलैरिटी क्या होगी, तो आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि वो तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है। तो जो उसमें स्लोवेस्ट रिएक्शन होगी, स्लोवेस्ट रिएक्शन को क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं, क्योंकि ये स्लोवेस्ट होती है। तो जो इसकी हमारे पास होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, वही हमें बताती है मॉलिकुलैरिटी। ठीक है, मैं इसको आगे आपको समझाऊंगी और एग्जाम्पल दिखा के भी समझाऊंगी, क्वेश्चन भी करवाऊंगी। लेकिन आपको इसे याद रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसकी ही मॉलिकुलैरिटी को हम लोग मानते हैं ओवरऑल मॉलिकुलैरिटी। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं इसके।
सवाल में दिया है कि अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास दुगनी हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 3 टाइम्स हो रही है, और यहाँ पर एक रेट लॉ का रेट इक्वेशन दे रखा है, रेट आर इक्वल्स टू के ए की पावर 2 बी की पावर 3। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो, आर इक्वल्स टू हमारे पास रेट ए की पावर क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा 2। जो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है हम लोग उसको लिख रहे हैं, ए बी को वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है मतलब। और बी हमारे पास क्या हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है, तो इसकी पावर कितनी है, 3। तो 2 की पावर 2 हमारे पास कितनी होती है, 4 हो जाती है, और 3 की पावर 3 होती है 27, नहीं 9, ये 27 हमारे पास हो गया। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 108 टाइम्स हो गया। ठीक है, फिर और एग्जांपल देखते हैं। हाँ मतलब क्या हो गया कि जो रेट हमारे पास होगी वो कितनी होगी, 108 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि जो आर इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स है, और यहाँ पर बोल रहा है कि ए की जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है वो 2 टाइम्स हो रही है, और जो रेट हमारे पास है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, आर इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स। अब यहाँ पर बोल रहा है जो रेट हमारे पास है, कॉन्सेंट्रेशन ए की हमारे पास क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, तो यहाँ पर ये 2x हमारे पास हो गया, और रेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब रेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब रेशियो क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया, क्योंकि रेट में कोई चेंज हमारे पास नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको इक्वेट करना होता है। अब अगर हम लोग किसी भी नंबर को, अगर एनी नंबर, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि आपस में बराबर हो जाए, तो एनी नंबर रेज टू पावर 0 जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। एनी नंबर रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो अगर हमारी पावर यहाँ पर 0 हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक्स हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, बट आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पर जो रेट है वो चेंज नहीं हो रही है और कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन के डबल होने पे रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसको ये अपने आप से क्या हो गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कितना भी चेंज करो, तो ये हमारे पास कौन सी होती है, ये होती है 0 ऑर्डर रिएक्शन। आपने कॉन्सेंट्रेशन कितना भी चेंज किया लेकिन जो रेट हमारे पास है वो चेंज नहीं हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, 0 ऑर्डर रिएक्शन। या फिर आपने इसको अप्लाई कर लिया या फिर आपने इसको सॉल्व करके फाइंड कर लिया, दोनों चीज़ें सही होती हैं। ठीक है, नोट कर लो इससे। If rate law of reaction is R equals to K A की पावर 1 B की पावर 2, find change in rate if concentration of both A and B becomes 3 टाइम। रेट हमारे पास क्या है, K है, और ये A की पावर 1 B की पावर 2 है। अब क्या बोल रहा है कि चेंज कितना हमारे पास रेट में होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन दोनों की 3 टाइम्स हो जा रही है, मतलब ये भी 3 की पावर 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3 × 9 विच इज़ 27 टाइम्स। तो कितना चेंज हमारे पास आएगा रेट में, इट विल बी 27 टाइम्स। ठीक है, फिर बोल रहा है कि फॉर गैसेस, गैस दे दिया मतलब यहाँ पर उसने पार्शियल प्रेशर दिखा रहा है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर दे रखा है आर इक्वल्स टू के, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की रेज टू पावर 2 है। इफ़ प्रेशर ऑफ बोथ ए एंड बी इज़ हाफ, अगर प्रेशर ए का और बी का हाफ हो गया है तो हमारे पास रेट क्या होगी।
तो रेट हमारे पास क्या होगी, प्रेशर इसका भी हाफ हो गया है और इसका भी हमारे पास हाफ हो गया, हाफ की पावर 2 हो गया, तो कितना हमारे पास हो गया 1/2 एंड ये हो गया 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/8 टाइम्स। तो रेट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/8 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है। अब हमारे पास सवाल है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम 1/4, अगर वॉल्यूम हमारे पास 1/4 हो रही है, तो हमने पढ़ा है जो रेट लॉ होती है उसमें वी हैव टू पुट आइदर कंसंट्रेशन आइदर प्रेशर, हम लोग पुट करते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, अगर वॉल्यूम हमारे पास 1/4 हो रही है, इसका मतलब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन जो होते हैं इनवर्स रिलेशन में होते हैं। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम 1/4 हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला कि वॉल्यूम इज इनवर्सली रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे पास रेट आ गया के ए की पावर 1 जो क्वेश्चन में दे रखा है और बी की पावर 2। अब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या हो रही है, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी हैव टू पुट 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 64 टाइम्स। अगर वो बात करें ना पूरे कंटेनर की वॉल्यूम हमारे पास 1/4 हो रही है, मतलब दोनों रिएक्टेंट हमारे पास जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 4 टाइम हो जा रही है। ठीक है, नोट कर लो आप लोग इसे। एक और सवाल देखते हैं, यहाँ पर Ma है प्लस Nb है, वो फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट। इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ, यहाँ पर जो M मान लो आपकी स्टोकियोमेट्री है और A हमारे पास रिएक्टेंट है और B भी हमारे पास रिएक्टेंट है। इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B इंक्रीज बाई 2 टाइम, तो जो रेट हमारे पास है वो क्या हो जा रहा है, 8 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओनली इंक्रीज बाई 2 टाइम, अगर केवल बी की कॉन्सेंट्रेशन दुगनी हो रही है तो रेट हमारे पास 2 टाइम हो रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन बोथ द केसेस। तो हमने बोला कि रेट हमारे पास क्या होती है, के ए की पावर m हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है पहले कि इफ़ बोथ द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, अगर कॉन्सेंट्रेशन दोनों का बढ़ेगा तो हमारे पास जो रेट है वो क्या हो जा रही है, 8 टाइम्स हो जा रही है, मतलब यहाँ पर ये 8 हो जा रही है। अगर ये 2m हो गया हमारे पास और ये 2n हमारे पास हो गया, तो यहाँ से निकल के हमारे पास आता है 2 कॉमन हो गया, m प्लस n, और ये हमारे पास हो गया 8। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, अभी इसको यहाँ पर लीव कर दो। फिर आपको, क्योंकि आपको दो चीज़ें दे रखी हुई हैं, एक बार बोला कि दोनों की रेट हमारे पास बढ़े, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारे पास रेट हो रहा है 8 टाइम्स। अब बोला गया है कि अगर केवल बी की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 2 टाइम हो, बी की कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम हो रही तो हमारे पास जो रेट है वो 2 टाइम्स हो रहा है। तो हमारे पास केवल बी की कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास है वो क्या हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। तो हमने क्या बोला, ए की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग पहले ही 1 मान लेंगे। ठीक है, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या हो रही है, 2 टाइम्स होते हैं, हमारे पास ये हो गया n। तो रेट हमारे पास क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी है कि चेंज नहीं हो रहा है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। जब भी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी उसको आप रखोगे, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन के चेंज के बारे में बताया गया कि वो चेंज नहीं हो रहा है उसको आप 1 पुट करोगे। तो ए के प्लेस में आपने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया इस केस में, और बी के प्लेस में आपने पुट कर दिया 2, तो हमारे पास ये हो गया 2 की पावर n हमारे पास होगी, और रेट इस केस में हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ से निकल के आता है n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो जाती है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो 2 की पावर m हमारे पास है और 2 की पावर हमारे पास हो गई n1। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आता है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएगी, m विल बी 2। नोट कर लो आप लोग इसे। और भी कुछ क्वेश्चन करें, चलो सिंपली करते हैं। आप लोग बिना पेन उठाए करो इसको, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने क्या लिखा है।
अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 2 टाइम्स हो रही है, ठीक है, और जो हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास टू टाइम्स हो रही है और हमारे पास जो आर है वो भी 2 टाइम्स हमारे पास हो रहा है, ठीक है। और जो रिएक्शन थी वो क्या थी, ये आपकी रिएक्शन है। तो इसको आप कैसे करोगे, आर हमारे पास क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, और ए की कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे पास 2 टाइम हो रही है, तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है। एक और करते हैं, अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो गई और जो रेट हमारे पास है वो 9 टाइम्स हो गया, तो एक्स हमारे पास क्या होगी, मतलब ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, ए की पावर एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो इस केस में अगर हमारे पास रेट कितना हो गया, 9 हो गया, और ए की पावर हमारे पास ये हो गया, तो इस केस में हमारे पास एक्स कितना आ गया, 2। 2 का मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और सवाल करें, अगर ए हमारे पास 2 टाइम्स हो गई और जो रेट हमारे पास है 1/2 टाइम्स हो गया, तो क्या होगा। तो हमारे पास आर होती है कि ए की पावर एक्स, ए हमारे पास क्या हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, और आर हमारे पास क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर -1, और ये हमारे पास हो गया ये। तो एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर आ गई, ठीक है। तो यहाँ से ये भी चीज़ क्लियर हो गया कि जो हमारे पास ऑर्डर होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है।